टेलीफोन इस पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के सोनार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी के वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा, ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से इतना चिढ़ती हैं तो वाराणसी में हर हर महादेव कैसे सुन पाएंगी। साथियों, मैंने सुना है कि टीएमसी में इन दिनों बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। ये मैंने सुना है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है। टीएमसी, उसमें जो कुछ भी थोड़े बहुत समझदार बचे हैं, ये समझदार लोग वो सब दीदी ने नंदीग्राम जाने की बड़ी चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक बयान में कहा था कि वह पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी। अब इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए एक रैली को संबोधित करते वक्त कहा कि जब ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे सुनते ही बौखला जाती हैं, तो अगर वो वाराणसी में चुनाव लड़ने गईं तो उनका क्या हाल होगा, क्योंकि वाराणसी में तो हर ओर तिलक और चोटी वाले ही मिलेंगे। जब दीदी को सिर्फ जय श्री राम का नारा इतना परेशान करता है, तो वहाँ हर हर महादेव की गूंज सुनकर तो दीदी बौखला ही जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। इससे साफ है कि उन्होंने बंगाल में अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि दीदी हर वक्त यूपी के लोगों को बाहरी कहती रहती हैं, लेकिन हमारे यूपी और वाराणसी के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। वो अगर वाराणसी आएंगी तो उनको कोई बाहरी नहीं कहेगा, लेकिन दीदी यह जरूर देख लें कि कहीं उनकी या दूसरी बड़ी गलती ना बन जाए। लंबे अरसे से चल रहा किसान आंदोलन हर दिन कोई न कोई नया रूप लेता जा रहा है, जिसके चलते ही अब किसान कृषि कानून के विरोध में बाइक रैली निकालेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के संभल से किसान बाइक पर काली पट्टी बांधकर गाजीपुर बॉर्डर धरना स्थल पर पहुंचकर अपनी बाइक रैली खत्म करेंगे। किसान आंदोलन, महापंचायतों और कई अन्य प्रकार की कोशिशों के बाद अब बाइक रैली निकालेंगे, जिसमें किसान अपनी बाइक पर कृषि कानून के विरोध में काली पट्टी बांधकर अपनी रैली को उत्तर प्रदेश के संभल से शुरू करेंगे और उसे गाजीपुर बॉर्डर धरना स्थल पर जाकर खत्म करेंगे, जिसकी अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हरपाल सिंह बिलारी करेंगे, जिन्होंने कहा कि यह बाइक रैली अलग अलग स्थानों से शुरू होगी और फिर यह गजरौला, हापुड़ और धरसाना होते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेगी, जिसके बाद वहां सभी किसान नेता सभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही बाइक रैली का समापन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बाइक रैली में करीब 500 से 700 बाइक्स शामिल होंगे। इस दौरान सभी चालक हेलमेट पहनकर शांतिपूर्वक और अनुशासित तरीके से बाइक चलाएंगे, जिससे किसी को भी किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। और हमारे आंदोलन और इस बाइक रैली का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है, बल्कि सिर्फ हमारा हक मांगना है। एंटिलिया मामले में आए दिन कोई न कोई नया खुलासा हो रहा है, जिस बीच एनआईए ने हाल ही में सचिन वाजे की करीबी महिला मीना जॉर्ज को गिरफ्त में लेकर लगातार 3 दिनों से पूछताछ कर रही है। जिस बीच ही सामने आया कि सचिन वाजे और मीना जॉर्ज का ज्वाइंट खाता और लॉकर भी है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक रखी हुई कार के मामले में एनआईए लगातार जांच पड़ताल कर रही है, जिसमें आए दिन कोई ना कोई बात सामने आ रही है। जिस बीच एनआईए ने आरोपी सचिन वाजे की करीबी मीना जॉर्ज को अपनी गिरफ्त में लिया था और उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। जिस बीच ही यह बात सामने आई है कि आरोपी सचिन वाजे और मीना जॉर्ज का जॉइंट खाता और लॉकर भी है, जिसमें से वाजे की गिरफ्तारी के बाद से कम 26 लाख रुपए निकाल लिए गए और साथ ही लॉकर को भी खोला गया है, जिसमें से एनआईए को छानबीन करने के दौरान कुछ ही डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं। आरोपी सचिन वाजे और मीना जॉर्ज के बेहद करीबी संबंध थे। साथ ही मीना सचिन वाजे के पैसे संभालने का काम करती थी। फिलहाल सचिन वाजे को 7 अप्रैल तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है।
के दूर नक्सल प्रभावित बीजापुर में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 20 सुरक्षाकर्मी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। 21 जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुठभेड़ के संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की और सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह गृह मंत्री के आदेश पर स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे। कल से जारी मुठभेड़ में अब तक कई सुरक्षाकर्मी घायल हो चुके हैं, तो वहीं कई सुरक्षाकर्मी लापता बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम से छत्तीसगढ़ आज शाम तक लौटेंगे। उन्होंने मुठभेड़ के संबंध में कहा, गृह मंत्री से फोन पर बात हुई है। सीआरपीएफ महानिदेशक को राज्य में इसकी समीक्षा के लिए भेज दिया गया है। 30 जवान मुठभेड़ में घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें से 23 घायलों को बीजापुर अस्पताल में और 7 को रायपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जवानों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुठभेड़ में दर्जन भर से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। आसपास के इलाकों में और भी नक्सलियों की मौजूदगी की आशंका के चलते रीइंफोर्समेंट पार्टी सावधानी से आगे बढ़ रही है। कोबरा बटालियन के एक जवान की शहादत की खबर सामने आई है। एक महिला नक्सली का शव बरामद होने के साथ ही 15 नक्सली मारे गए हैं। जवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, मेरे विचार छत्तीसगढ़ में महुआवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए जवान के परिवारों के साथ है। वीर शहीदों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना प्रधानमंत्री ने की। गृह मंत्री ने कहा, देश उनकी वीरता को कभी नहीं भूलेगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों के बलिदान को गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आगे गृह मंत्री ने कहा, मेरी संवेदना शहीद हुए जवानों के परिवारों के साथ है। हम शांति और प्रगति के इन दुश्मनों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, मुठभेड़ में घायल हुए सैनिकों के लिए बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार का सिलसिला जारी है, जिसके मद्देनजर ममता बनर्जी शनिवार को बंगाल के हावड़ा में रोड शो कर रही थी, जिस दौरान अचानक से एक भैंस सामने आ गई। भैंस के सामने आने से अफरा तफरी मच गई। सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने के लिए कड़े प्रयास कर रही हैं। ऐसे में जनसभाओं को संबोधित करने से लेकर रोड शो आयोजित किया जा रहा है। बंगाल के चुनाव काफी हिंसक नजर आ रहे हैं, जिसमें टीएमसी और भाजपा दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमले कर रही हैं और यह हमले से बातों से नहीं हाथों से भी हो रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के रोड शो के दौरान भैंस के आने से हड़कंप मच गया। भैंस को भगाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। ममता के रोड शो में काफी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई थी। भैंस के आने से लोग इधर उधर भागने लगे, जिसको नियंत्रण में करना और भी परेशानी भरा हो गया था। बताया जा रहा है भैंस ममता की ओर भी पहुंची थी। काफी देर बाद पुलिस ने मशक्कत से भैंस को नियंत्रित किया। बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें 3 जिलों की 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भाजपा अपने स्टार प्रचारकों को उतार रही है। अपने तीखे बोलों से विपक्षी पार्टी को खरी खोटी सुनाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं, जिसके मद्देनजर योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के कानाकुल में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान वो ममता बनर्जी पर काफी हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शनिवार को भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें वह टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमलावर रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, बंगाल की धरती को टीएमसी के गुंडों ने गुंडागर्दी और अराजकता की धरती बना दिया है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और टीएमसी ने यहाँ के पूरे वातावरण को अराजकता में बदलकर तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दी है। योगी आदित्यनाथ के रोड शो में काफी समर्थकों की भीड़ उमड़ी हुई थी, जिसमें उन्होंने ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा, आपकी संख्या बता रही है कि 2 मई को दीदी गई। बंगाल की धरती रामकृष्ण की धरती है। मैं भी राम और कृष्ण की धरती मथुरा अयोध्या से आया हूँ, लेकिन बंगाल की पवित्र धरती को टीएमसी के गुंडों ने गुंडागर्दी और अराजकता की धरती बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। बंगाल की धरती परिवर्तन की अंगड़ाई ले रही है। परिवर्तन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ममता दीदी जो अब तक भाजपा का विरोध करती थी, वह भगवान राम का भी विरोध करने लगी हैं।
हमारे यहाँ कहा गया कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजही ताहे कोटि बैरी सम जदपि राम सनेही। यानी जो राम का विरोधी है, माँ जानकी का विरोधी है, वह चाहे कितना भी आपका प्रिय क्यों ना हो, उसको एक बैरी की पूरी तरह त्याग देना चाहिए। देश और बंगाल के हित में यह जरूरी हो गया है। इस रामद्रोही, भ्रष्टाचारी और गुंडागर्दी की संस्करण देने वाली टीएमसी की सरकार को सत्ता से हटाकर बंगाल के अंदर बंगाल के महापुरुषों की भावनाओं के अनुरूप सरकार बनानी है, जिन्होंने बंगाल को सोना और बंगला बनाने के सपने को देखा था और संकल्प लिया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर सियासी गलियारों में माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है। बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है, जिसके मद्देनजर बंगाल में हिंसा का दौर भी जारी है। रायना विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के उम्मीदवार शंपा धारा ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी रैली पर हमला किया, जिसमें से उनके साथ साथ 6 अन्य लोग भी घायल हो गए। इस मामले में भाजपा का कहना है यह टीएमसी के आपस का मामला है। हालांकि पुलिस ने मामले में 5 भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। बता दें, शंपा रायना विधानसभा क्षेत्र के देना गांव में प्रचार करने गई थी। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनकी रैली पर हमला कर दिया। शंपा ने कहा, नशे में धुत युवाओं का एक समूह ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए मेरा विरोध किया। उन लोगों ने कुल्हाड़ी और लाठी से हमला किया। उनके पास धनुष और तीर भी थे। यही नहीं, प्रचार के दौरान ईंट और पत्थर भी फेंके गए। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप प्रचंड रूप धारण कर रहा है, जिसके मद्देनजर स्थिति काफी खराब हो रही है और सरकार की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। इस बैठक में संक्रमण को नियंत्रण में करने से लेकर वैक्सीनेशन अभियान तक की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और डॉक्टर विनोद पॉल शामिल हो रहेंगे। इस बैठक में संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जिन राज्यों में सबसे अधिक बढ़ रहा है, उन राज्यों की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। बता दें, भारत के उपराष्ट्रपति ने कोविड-19 की दूसरी खुराक ले ली है। राष्ट्रपति ने दिल्ली के एम्स में दूसरी खुराक लगवाई है। ध्वनि संक्रमण के मद्देनजर बिहार, दिल्ली, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश समेत कई बड़े राज्यों में स्कूलों और कॉलेजों को फिर से बंद कर दिया गया है। दिल्ली में नए फैशन और दिल्ली महानिदेशालय ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है। कई राज्यों में परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। बिहार में नीतीश सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेज कोचिंग को 11 अप्रैल तक के लिए बंद किया है। राज्य में संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया, राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को 5 से 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 11 अप्रैल तक के लिए 8वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है। इससे पहले यह फैसला 4 अप्रैल तक ही लागू किया गया था, लेकिन मामलों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर इसे 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में 8वीं तक के स्कूलों को न खोलने का फैसला लिया गया है। सरकार के अनुसार 9 और 11 के छात्रों को अभिभावकों की अनुमति के बाद ही स्कूल आने दिया जाएगा। भारत में कोविड-19 संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके मद्देनजर पिछले 24 घंटों में इस वर्ष के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में वैश्विक महामारी के 93,249 मामले सामने आए हैं, जबकि 513 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर काफी तेजी से फैल रही है। संक्रमण के दोगुनी रफ्तार से फैलने के बाद भी सबसे खतरनाक चीज यह है कि लोग इस महामारी को लेकर अब भी सतर्क नहीं नजर आ रहे हैं। लोगों की लापरवाही एक खतरनाक स्थिति को दस्तक दे रही है। सामूहिक जगह पर लोगों की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है, जिस वजह से संक्रमण की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। 93,000 से अधिक मामले सामने आने के साथ ही भारत में इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,24,85,000 के पार है। तो वहीं 60,038 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही इस महामारी से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या लगभग 1,16,00,000
29,000 के पार है, तो वहीं 513 लोगों ने इस महामारी के कारण अपना दम तोड़ दिया है, जिस वजह से इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,64,600 के पार है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या भी प्रतिदिन बढ़ रही है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 6,91,597 हो गई है और अब तक 7,59,00,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। लेकिन अभी भी भारत की एक बड़ी आबादी का हिस्सा कोविड-19 की खुराक से वंचित है। ऐसे में सरकार के साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसा एक मामला गुजरात के राजकोट से सामने आया है, जहां लोगों को वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है। राजकोट के सुनार समुदाय व्यक्ति वैक्सीन लगवाने वाली महिलाओं को सोने से बनी नथ दे रहे हैं, जो पुरुषों को हैंड ब्लेंडर दिया जा रहा है। मौसम दिन प्रतिदिन बदल रहा है। भारत के कई राज्यों में तापमान लगातार चढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी समेत कई राज्यों में पारा और भी चढ़ने की आशंका है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड, हिमाचल के उत्तरी हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला बना हुआ है। केरल और कुछ अन्य राज्यों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आगामी दिनों में गर्म हवाएं बने रहने की संभावना है। ऐसे में इन राज्यों में अधिक गर्मी पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 4 अप्रैल से प्रभावी होगा, जिस वजह से कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इसी कारण उत्तराखंड में 7 अप्रैल को बारिश भी हो सकती है। दूसरी तरफ ओडिशा, पश्चिम बंगाल राज्य में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में आगामी दिनों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है, जिसका राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया है। मध्य ऊंचाई वाले भागों में बारिश के आसार हैं, तो वहीं 5 से 7 अप्रैल तक मैदान एवं मध्य ऊंचाई वाले भागों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। शिमला में 5 और 7 अप्रैल को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना कुछ स्थानों में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है।